Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 4th of July. So let's start the day with the first important topic and that is Critical Minerals of India report. तो रिसेंटली इंडिया ने आइडेंटिफाई किया 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें आप देखोगे तो लिथियम वगैरह है, साथ साथ में आप देखोगे कोबाल्ट है, निकल है। तो ये आप चार्ट पढ़ सकते हैं खुद से, ठीक है। इसमें लिथियम हाल ही में भारत के जम्मू कश्मीर की रियासत से मिला है, तो लिथियम ट्रायंगल बेस्ड सवाल हो सकता है, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले, ठीक है। तो लिथियम जो है वो उसकी केमिस्ट्री में हो सकता है, तो व्हाइट गोल्ड भी इसको बोलते हैं। और आप देखोगे तो ये इन्फ्लेमेबल वगैरह भी होता है। साथ साथ आप देखोगे तो लिथियम जो है वो मतलब उसका यूजेज वगैरह जो कि स्मार्टफोन्स वगैरह इन सब चीज़ों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें जो भी चीज़ें हैं, कोबाल्ट में ऑलरेडी यूपीएससी ने इस साल क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, जहाँ पे आप देखोगे कि तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वगैरह इन सब में, तो ये आप देख सकते हैं सारा का सारा लिस्ट, निकल, वैनेडियम, ठीक है। बाकी हम बात कर लेते हैं, भारत ने आइडेंटिफाई किया है इन सेक्टर्स को, जैसे कि डिफेंस के इस्तेमाल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एनर्जी के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए और टेलीकॉम के लिए, जो आत्मनिर्भर के लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगे। अब ये जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसको रिपोर्ट दिया गया, रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से मंत्रालय ने बनाया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। अब इसमें आप देखोगे ये 30 नाम इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, लिथियम इंपॉर्टेंट है इसलिए, मॉलिब्डेनम, नायोबियम, निकल, पीजी, फॉस्फोरस, पोटाश, आरडबलई, रिनियम, टाइटेनियम, बाकी सारे नाम आप देख सकते हो। तो ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा और ये एक्सपेक्टेड है कि ये सर्व करेंगे एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्लीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव से भी जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से जीरो एमिशन व्हीकल्स का हो, विंड टर्बाइंस वगैरह, सोलर पैनल्स वगैरह, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, सेमीकंडक्टर जिसको लेकर के ऑलरेडी भारत और यूएसए ने साइन किया है, फिर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स और मटेरियल्स जैसे कि डिफेंस एप्लीकेशंस वगैरह, परमानेंट मैग्नेट्स वगैरह। क्रिटिकल मिनरल्स होता क्या है, इस चीज को पहले हम समझ लेते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो कि एसेंशियल हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और साथ साथ में नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी जो है वो चाइना जैसी कंट्री पे कम हो जाएगा। तो ये जो लैक अगर इसका होता है तो फिर इसकी वजह से सप्लाई चेन जो वल्नरेबिलिटी है और डिसरप्शन है वो बढ़ जाता है। अ मिनरल इज लेबल्ड एज क्रिटिकल जब उसका रिस्क जो है सप्लाई शॉर्टेज का और एसोसिएटेड इंपैक्ट इकोनॉमी का वो बढ़ जाता है बाकी के रॉ मटेरियल्स पे। यानी कि क्रिटिकल का मतलब यह कि वो कम है, बाकी कंपैरिजन में वो कम है। तो ये जो रिपोर्ट है वो बताता है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो अंडरप्राइंड है टेक्नोलॉजी से जो डिपेंड है मिनरल्स पे, जैसे कि लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि आंध्र प्रदेश से हाल ही में मिला है। तो ये एसेंशियल है एडवांसमेंट के लिए, जैसे कि हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस। ये वाइटल इसलिए भी है क्योंकि ये लो कार्बन एमिशन इकोनॉमी है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में हेल्प करेंगे और भारत का जो नेट जीरो कमिटमेंट है 2070 तक का, उसको वो अचीव करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ ये रिपोर्ट रेकमेंड करता है मेजर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग किस प्रकार से होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को भी ये स्थापित करने की बात करता है CSIRO के लाइंस पे। CSIRO जो है ये लार्जेस्ट मिनरल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्ट्रेलिया का और वन ऑफ द लार्जेस्ट है दुनिया का, तो वो मिलकर के काम कर रहा है। तो ये हमारे को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जा रहा है। साथ साथ आप देखोगे तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स भी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, जो आइडेंटिफाई करेगा अलग अलग मतलब क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और डिस्कवर करने के लिए। फिर यहाँ पे कोलैबोरेशन से कहीं ना कहीं दोनों नेशंस का भी बेहतर होगा, टेक्नोलॉजी एंगेजमेंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये पीरियोडिकली अपडेट करेगा इस लिस्ट को और साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एस्पार्टमे। तो जो WHO है और जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इनका एक मतलब आर्म है, ठीक है। तो ये रिपोर्टेडली प्लान किए कि ये डिक्लेयर करेंगे एस्पार्टमे को एज अ पॉसिबल कार्सिनोजेन इन जुलाई। तो 14 जुलाई को ये मिलने वाले हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पे होगा। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो एस्पार्टमे जो है बेसिकली ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है। इसको मतलब शुगर फ्री रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और पहले तो ये बताया गया कि ये नुकसानदायक नहीं है और अब जो है वो कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, इससे कैंसर भी हो सकता है। इसमें मिथाइल एस्टर डिपेटाइड जो है वो मतलब 2 नेचुरल अमाइनो एसिड्स को मिला करके बनाया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एस्पार्टमे को डिस्कवर किया गया था 1965 में बाय अमेरिकन केमिस्ट जेम्स स्लैटर। नेक्स्ट ये पॉपुलर हुआ जब लैक ऑफ बिटर आफ्टर टेस्ट आने लग गया था, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे एस्पार्टमे को अप्रूव किया गया यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA के द्वारा 1981 में। तो 1981 में इसको अप्रूवल दिया गया और यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है एस्पार्टमे वो 200 गुना ज़्यादा मीठा है देन टेबल शुगर। इसकी वजह से एस्पार्टमे जो है वो ज़्यादा स्वीट मतलब आपको देखने को मिल जाएगा बाकी स्वीटनेस के कंपैरिजन में। और 1 ग्राम जो है उसमें आप देखोगे इंटेंसिटी रफली 2 टीस्पून का, 1 ग्राम में महज 8 ग्राम शुगर के बराबर का है। और ये अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है,
ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादातर भारत में इक्वल और शुगर फ्री कोल्ड में मिल जाएगा। और ये लोगों के द्वारा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये कैलोरीज को कट करता है, वेट को लूज करता है, ठीक है। 2 टीस्पून जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि इतना ज़्यादा जो है वो कैलोरी प्रोवाइड करता है 32, और 1 ग्राम जो है वो 4 किलो कैलोरी। ये यूज़ किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, शुगर फ्री च्युइंग गम में, शुगर फ्री आइसक्रीम में, शुगर फ्री ब्रेकफास्ट सीरियल्स में। डाइट कोक एक प्रोडक्ट है कोका कोला का, जो कि पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक है जिसमें ये कंटेन करता है। तो कोका कोला भी इसकी वजह से न्यूज़ में है, डाइट कोक। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे तो इसमें जेलेटिन वगैरह का भी यूज़ होता है, जो कन्फेक्शनरी डेजर्ट्स और शुगर फ्री कफ ड्रॉप्स हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एनहांस करता है फ्लेवरिंग ऑफ बेकेड एंड कैंड फूड्स का, पाउडर ड्रिंक मिक्सेस का, कैंडी और पडिंग्स का। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। कई सारे इंडेक्सेस आ रहे हैं, तो हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द लाएंगे आपको इंडेक्स को कंपाइल करके, ठीक है। तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि WEF के द्वारा एक्सेंचर के कोलैबोरेशन के साथ में स्वीडन ने टॉप किया है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस लिस्ट को, फॉलोड बाय डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड। ये टॉप 5 कंट्रीज हैं, तो स्वीडन टॉप पे है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे लास्ट डेकेड में कुल मिलाकर के 55 ही थे, जहाँ पे भारत ने इंप्रूव किया अपने स्कोर को 10% से। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस बार जो है वो अपडेटेड फ्रेमवर्क वगैरह का काम किया गया है, साथ साथ में जो परफॉर्मेंस है उसका इस्तेमाल किया गया है कि किस तरीके से एनवायरनमेंट जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ आगे बढ़ सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो भारत को रैंक देता है 67 इस रैंकिंग में, जहाँ पे फोकस यही है कि सारे डायमेंशंस को कवर करना, और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो एनर्जी क्राइसिस को डील करना। इंडिया जो है वो अमंग द कंट्रीज है जिसने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स दिखाया है। इंडिया इकलौता मेजर इकोनॉमी है जिसका एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो मोमेंटम में है, और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ग्रोथ रेट जो है वो तो बढ़ा है, लेकिन भारत ने सक्सेसफुली रिड्यूस किया है अपना एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी और कार्बन इंटेंसिटी। ये बहुत अच्छी बात है। साथ साथ आप देखोगे तो यूनिवर्सल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी भी अचीव किया गया है। फिर क्लीन कुकिंग ऑप्शंस पे काम किया गया है, और भारत जो है वो रिलेटिवली कम अफेक्टेड है इस एनर्जी क्राइसिस से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने फ्लैग ऑफ कर दिया है फर्स्ट बैच ऑफ पिलग्रिम्स का, जो कि 62 दिन के अमरनाथ यात्रा के लिए चालू हो चुका है। तो अमरनाथ यात्रा जो है वो 46 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी है, जो कि जून और अगस्त महीने के बीच में ही एनुअली हर साल होती है, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, तो ये ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसका रूट जो है वो यात्रा अलाउ करता है श्रद्धालुओं को कि वो चूज कर सकते हैं पहलगाम ट्रैक से, जो कि अनंतनाग जिले में है, और ये बालतल जो कि गंदरबल जिले में है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये जो यात्रा है वो विजिट करता है अमरनाथ की गुफाओं में, जो कि श्रीनगर में ही लोकेटेड है, और ये हिंदू श्रद्धालुओं के द्वारा बहुत ज्यादा जाया जाने वाला साइट है। इसका हाइट आप देख सकते हो लगभग 4000 मीटर के आसपास में है, साउथ कश्मीर हिमालयास में लोकेटेड है, और ये माना जाता है कि वन ऑफ द होलिएस्ट श्राइन है भगवान शिव का। तो ये आप देखोगे मैनेजमेंट इसका जो है वो उसको इंटरेस्ट हमने देखा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था एक एक्ट के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर 2000, यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी है, और गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के जो है वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। तो सवाल इस बॉडी पे भी हो सकता है, स्टैट्यूटरी है, उस एक्ट का नाम जम्मू एंड कश्मीर एक्ट से है 2000 के, और जो गवर्नर होंगे जम्मू कश्मीर के तो वो एक्स ऑफिशियो यानी कि फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखोगे तो आइस लिंगन ऑफ अमरनाथ केव की बात कर लेते हैं। तो लेजेंड्स की माने तो जो केव है उसको चुना गया था भगवान शिव के द्वारा उनके सीक्रेट्स को, जो वो इमॉर्टल हैं, कि वहीं का मतलब उस रिवील करने के लिए, और जो क्रिएशन है यूनिवर्स का टू गॉडेस पार्वती, मतलब कि जब माता पार्वती को बताया जा रहा था कि किस प्रकार से भगवान शिव जो हैं वो इमॉर्टल हैं, उनका जो क्रिएशन उन्होंने किया, यूनिवर्स को जो बनाया है, संसार को, उस चीज़ को रिवील करने के लिए इस मतलब चीज़ को यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक शेफर्ड जिनका नाम बूटा मलिक है, उन्होंने पहली बार जो है वो इस केव को डिस्कवर किया था। तो एक शेफर्ड के द्वारा, एक भेड़ जो चराने वाला है उसके द्वारा इस केव को सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था, जिनका नाम बूटा मलिक है, और ये आइस लिंगम को खोज करे थे। आइस लिंगम रिप्रेजेंट करता है भगवान शिव को, जो कि एक ट्रिकल ऑफ वाटर से बना है फ्रॉम अ क्लेफ्ट इन द रूफ ऑफ द केव। जो केव का रूफ होता है उससे एक ट्रिकल है, उससे ये बना है, ठीक है। साथ साथ हम बात कर लेते हैं तो वाटर फ्रीज करता है जब वो ड्रिप करता है, और फिर आप देखोगे तो स्मूथ आइस में स्टैलेग्माइट में बन जाता है। हम ज्योग्राफी में स्टैलेग्माइट होता है, तो ये स्टैलेग्माइट में कन्वर्ट हो जाता है। और भगवान शिव के लेफ्ट में आप देखोगे तो 2 स्मॉलेस्ट आइस के स्टैलेग्माइट्स हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं लॉर्ड गणेश को और माता पार्वती को। नेक्स्ट आप देखोगे तो अदर एपिक्स भी हैं कि जो कश्मीर वैली है वो सबमर्ज हो चुका था पानी में, और कश्यप ऋषि जो है वो ड्रेन कर रहे थे अलग अलग रिवर्स और रिव्यूलेट से, और उसी वक्त भृगु ऋषि जो है वो विजिट करते हैं हिमालय
हिमालयाज को और पहले हैं जो दर्शन देते हैं उनको भगवान होली अमरनाथ केव में। और इस प्रकार से ये तस्वीर है, तो आप इसे मतलब दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 जुलाई से जो है वो श्रावण भी चालू हो रहा है, तो लॉर्ड शिव का ब्लेसिंग्स सबके ऊपर रहे और बिल्कुल अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से करिए और इस चैनल को भी मैक्सिमम सपोर्ट करिए कि आपके वजह से जो प्यार मिला है वो वापस से चालू रहे, और वीडियोस को भी पूरा देखा करिए, और आपके हिसाब से कोई डिमांड रहे तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।